नमस्कार। भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी बहस होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नाम की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, राहुल गांधी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनके बारे में सबकी एक पक्की राय है। किसी के लिए वो नेहरू गांधी विरासत की आखिरी उम्मीद है, तो किसी के लिए वो इसी विरासत के बोझ तले दबे एक अनिच्छुक राजनेता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि उनकी कहानी सीधी सपाट नहीं है। ये विशेषाधिकार और संघर्ष की, उम्मीद और निराशा की और लगातार खुद को साबित करने की एक उलझी हुई कहानी है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन सब उतार चढ़ावों के बीच राहुल गांधी असल में हैं कौन। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उनकी हर हरकत पर मतलब पूरे देश की नजर होती है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी विदेश की गुमनाम जिंदगी से लेकर भारत जोड़ो यात्रा की धूल भरी सड़कों तक, ये सफर एक ऐसे नेता का है जिसे शायद जितना समझा गया है उसे कहीं ज्यादा गलत समझा गया है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, उनके जन्म और उस माहौल से जिसमें वो पले बढ़े। 19 जून 1970, नई दिल्ली। जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे भारत का सबसे ताकतवर राजनीतिक वंश कहा जाता है। परदादा जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी। ऐसा लगता है जैसे सत्ता और राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। हाँ, और आमतौर पर इसे ही सिल्वर स्पून यानी चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना कहा जाता है। लेकिन इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर लगता है कि वो चम्मच चांदी का कम, कांटों से बना ज्यादा था। यहाँ विरासत सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि त्रासदियों की भी थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 14 साल के थे, उनके सामने उनकी दादी इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। वो दिन उनकी जिंदगी का शायद सबसे सामान्य आखिरी दिन था। और फिर 7 साल बाद 1991 में जब वो 21 साल के थे, उनके पिता राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम धमाके में हत्या हो गई। एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री जो उनके सबसे करीबी थे, उनकी आंखों के सामने मारे गए। इसका एक युवा मन पर क्या असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इन घटनाओं ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। Z+ सिक्योरिटी का घेरा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एक ऐसा अकेलापन जहां आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक सामान्य बचपन, दोस्तों के साथ घूमना, कॉलेज में आजादी से जीना, ये सब उनके लिए मतलब मुमकिन ही नहीं था। तो जो विरासत बाहर से विशेषाधिकार दिखती है, वो अंदर से एक कैद की तरह थी। उनकी परवरिश एक बुलबुले के अंदर हुई जो खतरों से तो बचाता था, लेकिन उन्हें असली दुनिया से भी दूर रखता था। और शायद यही वजह है कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी सामान्य तरीके से नहीं हुई। सुरक्षा कारणों से उन्हें दिल्ली के स्कूल से निकालकर घर पर ही पढ़ना पड़ा, जिसे हम होम स्कूलिंग कहते हैं। बाद में वो पढ़ने के लिए अमेरिका और फिर ब्रिटेन गए, हार्वर्ड, रोलिंस कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल। जी। लेकिन एक बात जो मुझे इन स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे दिलचस्प लगी, वो उनके राजनीतिक जीवन से पहले का दौर था। हाँ, ये उनकी कहानी का सबसे कम चर्चित लेकिन शायद सबसे अहम हिस्सा है। विदेश में, खासकर लंदन में, उन्होंने राहुल विंसी नाम से एक पहचान बनाई ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने वहां एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम किया। वो एक आम युवा की तरह रहते थे। किराया देना, खाना बनाना, लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करना। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार और दूसरी तरफ लंदन में एक गुमनाम कर्मचारी की जिंदगी। क्या ये सिर्फ एक अनुभव लेने की कोशिश थी या राजनीति से दूर भागने का एक तरीका? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये शायद पहली बार गांधी उपनाम के भारी बोझ के बिना अपनी पहचान बनाने का एक मौका था। ये अनुभव उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखा रहा था जो दिल्ली के लुटियन जोन से कोसों दूर थी। और शायद यही वजह है कि बाद में जब उन्होंने जमीनी राजनीति और आम आदमी के मुद्दों की बात की, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं इन अनुभवों में थीं। ये उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जहां वो सिर्फ राजीव गांधी के बेटे नहीं बल्कि सिर्फ राहुल थे। लेकिन ये गुमनामी का दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2004 में कई सालों तक राजनीति से परहेज करने के बाद उन्होंने आखिरकार वो कदम उठाया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि बस गांधी परिवार का वारिस आ गया है और अब सब कुछ बदल जाएगा। उम्मीदें आसमान पर थीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को लगा कि एक और करिश्माई गांधी आया है,
जो कांग्रेस को फिर से सत्ता के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का अंदाज बिल्कुल अलग था। सत्ता के गलियारों में घूमने या मंत्री पद लेने के बजाय उन्होंने पार्टी के संगठन को अंदर से बदलने की कोशिश शुरू की। और यहीं से उनका असल संघर्ष शुरू हुआ, है ना? बाहर के विरोधियों से पहले उन्हें पार्टी के अंदर ही लड़ना पड़ा। बिल्कुल। और स्रोत इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस और NSUI मतलब कांग्रेस की जो छात्र इकाई है उसमें आंतरिक चुनाव करवाने की जिद की। उनका मानना था कि नेताओं को पैराशूट से ऊपर से नहीं टपकाना चाहिए, बल्कि उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच से चुनकर आना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये असली लोकतंत्र है। लेकिन इसने पार्टी की पुरानी व्यवस्था में भूचाल ला दिया। कैसे? मतलब अच्छे लोगों को आगे लाने का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में दशकों से एक व्यवस्था चली आ रही थी जहां बड़े नेताओं के बेटे बेटियों या उनके वफादारों को ही टिकट और पद मिलते थे। इसे आप सिफारिश कल्चर कह सकती हैं। अच्छा। राहुल के आंतरिक चुनाव के मॉडल ने इस कल्चर पर सीधा हमला किया। कई पुराने और दिग्गज नेताओं ने इसे पार्टी को कमजोर करने की साजिश बताया। उनका तर्क था कि इससे गुटबाजी बढ़ेगी और पार्टी टूट जाएगी। ये ओल्ड गार्ड और उनके न्यू आइडिया के बीच पहली और सबसे बड़ी वैचारिक टक्कर थी। वो सिस्टम को बदलना चाहते थे, लेकिन सिस्टम उन्हें बदलने पर तुला हुआ था। तो उन्होंने पार्टी में बदलाव लाने की कोशिश तो की, लेकिन जैसा अक्सर होता है सिस्टम इतनी आसानी से नहीं बदलता। और जब ये कोशिशें एक तरह से नाकाम होने लगी तो यहीं से उनकी छवि पर हमलों का वो दौर शुरू हुआ जो शायद सबसे लंबा चला। हाँ, और ये वो दौर है जिसने उनकी राजनीतिक पहचान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 2014 के चुनावों से पहले और बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी एक खास छवि गढ़ी गई। हमारे स्रोत इसे पप्पू इमेज कहते हैं। उनके भाषणों की छोटी छोटी क्लिप्स को संदर्भ से हटाकर उनका मजाक उड़ाया गया। उनके हर बयान को बचकाना साबित करने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही सुनियोजित और सफल अभियान था। लेकिन क्या इसमें सिर्फ बाहरी ताकतों का हाथ था या उनकी अपनी कुछ गलतियां भी थी, जैसे उनके कुछ बयान या संसद में उनका आंख मारना? ये सभी तो हुआ। निश्चित रूप से उनकी अपनी गलतियां भी थीं। वो एक मंझे हुए राजनेता की तरह संवाद करने में कई बार चूके। वो कई मौकों पर गंभीर नहीं दिखे, जिससे उनके विरोधियों को उन पर हमला करने का और मौका मिल गया। ये दोनों चीजों का मिश्रण था, उनकी अपनी अपरिपक्वता और विरोधियों का एक आक्रामक अभियान। इसका नतीजा ये हुआ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कैम्ब्रिज से पढ़कर आया था, उसे एक नासमझ और अगंभीर नेता के तौर पे पेश कर दिया गया। और इस छवि का असर सीधे सीधे चुनावी नतीजों पर दिखा। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। और 2019 में तमाम कोशिशों के बावजूद हालात और खराब हो गए। पार्टी से 52 सीटें जीत पाई। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें खुद लगा जब वो अपनी पारिवारिक सीट अमेठी भी हार गए। वो हार सिर्फ एक सांसद की हार नहीं थी, वो एक प्रतीक की हार थी। गांधी परिवार का वो गढ़ जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी जीतते आए थे, वो ढह गया। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे निचला बिंदु था। सही बात है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एक लंबी 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी और सार्वजनिक रूप से हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। उन्होंने साफ साफ लिखा कि पार्टी को जवाबदेह होना पड़ेगा और वो इसकी शुरुआत खुद से कर रहे हैं। अक्सर हमारी राजनीति में नेता हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, लेकिन उनका ये कदम हार को स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने का एक दुर्लभ उदाहरण था। बिल्कुल। ये उनके राजनीतिक सफर में एक आत्ममंथन का दौर था। इस इस्तीफे के बाद ऐसा लगा जैसे वो राजनीति से थोड़ा पीछे हट गए हैं। लेकिन फिर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा। यह तो किसी ने नहीं सोचा था। कई लोगों को लगा कि ये बस एक और पॉलिटिकल इवेंट है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी इसका असर दिखने लगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, ये एक आंदोलन जैसा बन गया। इसका मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं था, इसके कई गहरे लक्ष्य थे। पहला, देश में बढ़ती नफरत और ध्रुवीकरण के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश देना। दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम लोगों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाना।
और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, अपनी उस पप्पू वाली छवि को तोड़ना। और इस यात्रा ने उनकी छवि को बदला भी। वो तस्वीरें जिसमें वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हैं, बच्चों को कंधे पर उठाए हैं, बुजुर्गों को गले लगा रहे हैं और एक साधारण सी सफेद टी शर्ट में कड़ाके की ठंड में चल रहे हैं, इन तस्वीरों ने एक नई कहानी गढ़ी। बिल्कुल, ये उनकी छवि के लिए एक रीब्रांडिंग जैसा था। वो एक एलीट, पहुंच से दूर नेता की छवि से बाहर निकलकर एक संघर्ष करने वाले, जमीन से जुड़े नेता के रूप में दिखे। उन्होंने किसानों, छात्रों, मजदूरों, हर वर्ग के लोगों से सीधे बात की। इस यात्रा ने उन्हें वो स्पेस दिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया शायद उन्हें नहीं दे रहा था। वो लोगों की सुन रहे थे और लोग उन्हें सुन रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनकी राजनीति में एक नई गंभीरता और परिपक्वता आ गई है। लेकिन एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से छवि तो बदली, पर स्रोत इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये बदलाव वोटों में तब्दील हो पाया? क्योंकि यात्रा के बाद हुए कुछ राज्यों के चुनावों, जैसे कर्नाटक में तो कांग्रेस जीती, लेकिन हिंदी बेल्ट के बड़े राज्यों में हार गई। ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इन लेखों के अनुसार यात्रा का असर सीधे सीधे हर चुनाव में वोटों में तब्दील हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसने कांग्रेस के मरे हुए संगठन में एक नई जान फूंकी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े और निर्विवाद चेहरे के तौर पर उभरे। इसका असर शायद तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। इसने 2024 के चुनावों के लिए एक नैरेटिव सेट करने में मदद की। तो अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा घूम रही है। क्या ये सब काफी है? क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। हमारे स्रोत भी इस पर एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। वो संभावनाओं और चुनौतियों दोनों को सामने रखते हैं। अगर हम सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो सबसे पहले उनकी एक अखिल भारतीय पहचान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग उन्हें जानते हैं, जो बहुत कम नेताओं के पास है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी स्वीकार्यता और गंभीरता बढ़ी है। और तीसरा, वो विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक धुरी है। उनके बिना एक मजबूत विपक्ष की कल्पना करना मुश्किल है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन चुनौतियां भी तो हिमालय जैसी बड़ी हैं। चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है कांग्रेस का खुद का संगठन। कई राज्यों में ये लगभग खत्म हो चुका है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। सही बात है। दूसरी बड़ी चुनौती है सत्ताधारी पार्टी की मजबूत चुनावी मशीनरी और उनका नैरेटिव, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं है। वो संवाद की लड़ाई में अक्सर 20 साबित होते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम चुनौती, जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं, वो है नेतृत्व पर एक मत न होना। विपक्ष में कई और बड़े क्षेत्रीय नेता हैं जिनकी अपनी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब को एक साथ लेकर चलना एक बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब राह बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक ही समय पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, अपनी पार्टी के अंदर, विपक्ष के सहयोगियों के साथ और सत्ताधारी दल के खिलाफ। बिल्कुल, स्रोत इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनके अनुसार अगर विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहता है, अगर कांग्रेस अपने संगठन को फिर से खड़ा कर पाती है और अगर राहुल गांधी खुद नेतृत्व की भूमिका को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो एक संभावना बनती है। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर और मगर हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि राहुल गांधी का सफर सत्ता पाने का उतना नहीं रहा जितना अपनी पहचान बनाने का रहा है। ये विशेषाधिकार के साथ मिले कांटों के ताज और उन कांटों से लड़ते रहने की जिद की कहानी है। सही कहा। वो न तो पूरी तरह से विफल कहे जा सकते हैं और न ही अभी तक पूरी तरह से सफल। एक स्रोत उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द देता है, वर्क इन प्रोग्रेस लीडर, यानी एक ऐसा नेता जो अभी भी बन रहा है, जो अपनी गलतियों से सीख रहा है, जो लगातार ठोकरें खाकर विकसित हो रहा है। उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो हमारे स्रोतों के विश्लेषण से ही निकल कर आता है। आने वाला वक्त बताएगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं। एक बड़ा सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं वो ये है कि क्या लगातार मिली हार और आलोचना ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया है जो अब जीतने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है।
क्या वो अपनी पारिवारिक विरासत के बोझ से निकलकर अपनी एक नई विरासत बना पाएंगे? एक बात तो साफ है, भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद असली कहानी तो अब शुरू हो रही है।